हमारे बलराम राठौर जी एक दिन मेरे यहाँ पहुँच गए, बोले कि चलो मिठाई खाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले मिठाई खाओ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पहले तुम खाओ तो सही। मैंने कहा तुम बताओ तो सही। बोले तुम खाओ तो सही। मैंने कहा ठीक है। पहले मैं मिठाई खा गया, उसके पश्चात बोला अब तो बता दीजिए क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, पड़ोस में बच्चा हुआ है। मैंने कहा इसमें आपका क्या योगदान? बोले कुछ नहीं, उसका कलर मेरे से मैच करता है। तालियां आप लोगों की कमजोर है। मैं कवि सम्मेलन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप हंसने के लिए इस महफिल में हैं। मैं सीधे सीधे भैया को आमंत्रण देता हूं। हमारे एक कवि हुए कुंवर बेचैन जी, उन्होंने कहीं पर लिखा कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, होते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा हुआ जो आपने सपने चुरा लिए। श्री बलराम राठौर। अगर आप लोग कविता सुनने के मूड में आ गए हो तो मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं। बस 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 बस, इससे ज़्यादा ताली तो मेरी धर्म पत्नी अकेली बजा लेती है। मैं जितनी भी कविताएं सुनाऊंगा धर्म पत्नी पर आधारित ही सुनाऊंगा, इसलिए नहीं कि मेरी धर्म पत्नी कोई कहानी या किस्सा है। सच पूछो तो वह मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वाह क्या बात। देखिए, पिछले दिनों देश में एक घटना घटी थी। आप लोगों ने फेसबुक या व्हाट्सएप पर देखा होगा कि एक धर्म पत्नी ने देश के एक IAS अफसर मुकेश पांडे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी ओर मेरी धर्म पत्नी मुझ जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति को भी माँ सरस्वती और इस माँ दुर्गे के सेवा संतान तक लाकर खड़ा कर देती है। तब मुझे अपनी धर्म पत्नी पर बड़ा गर्व होता है और देश के ऐसे नारियों को मैं सत 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 नमन करता हूँ। देखिए, मैं आयोजन समिति को एक मुफ्त में सलाह देना चाहूँगा। सलाह ही दे सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ कि आप अपनी धर्म पत्नी को देश विदेश दिखाएं, विश्व के 7 अजूबों को दिखाएं, मगर हिंदुस्तान की संसद भवन कभी न दिखाएं। क्योंकि जब से मैंने वह संसद भवन दिखाया है, वह बात बात पर अपोजिशन पार्टी की तरह मुझसे लड़ती है और एक हार सेट की मांग पूर्ति नहीं होने पर वह नींद में भी मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव की धमकी देती है। यहाँ मोर बड़े दीदी बैठे हैं, रामीन दीदी बैठे हैं, मोर फूफू दाई बैठे हैं। पहली बार जिंदगी में सुना था मोर कार्यक्रम लो वहाँ। तो देखिए, भारत सरकार और मेरी धर्म पत्नी में वैसे तो कई समानताएं हैं। मैं सिर्फ 2 समानता सुनाऊंगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। पहला समानता तो यह है कि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे कविता लिखना सिखाया। अब 2 बच्चे के बाद वो मेरी कविता नहीं सुनती है। जैसे कि आम जनता वोट देकर सरकार चुनती है और सरकार बन जाने के बाद वह जनता की नहीं सुनती है। दूसरी समानता यह है कि जैसे सरकारी योजनाएं राजधानी से गांव तक आती है, ठीक वैसे ही मेरी धर्मपत्नी कई पंचवर्षीय के बाद अपनी मायके जाती है और वहां से एक साड़ी लाती है जिसे मोहल्ले के सारी सहेलियों को चाय पिलाने के बहाने बुला बुला के दिखाती है और 3000 की साड़ी को 6000 की बताती है। और इतना ही नहीं, वो 10,000 रुपये की चाय पानी नाश्ते में खर्च कर देती है। जैसे कि भारत सरकार गरीब जनता के लिए लाखों की योजना बनाती है और उसके प्रचार प्रसार में वह करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाती है, लेकिन आम जनता के हाथ खाली की खाली रह जाती है। तो देखिए, मोहब्बत में जो नाकाम होते हैं उनके ही चर्चे सरेआम होते हैं और सुखी रहते हैं वो लोग जिंदगी भर जो अपनी बीबी के गुलाम होते हैं। तो बता दें कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यह सीने के बैठे में ससुराल के मन भी जाना थे उमन कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जाना थे गुड़िया, हम जाना थे। देखिए, हम लोग घर के हर छोटी मोटी काम को हम पति पत्नी दोनों मिलजुल कर साथ साथ करते हैं और कैसे करते हैं आप उसका आनंद उठाइएगा और पसंद आ जाए तो यही फार्मूला कल से आप लोग भी अपनाइएगा। बहनें और माताएं, इस कविता को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको विशेष फायदा नजर आए तो मुझे होली की गुजिया जरूर खिलाइएगा। उमा राठौर जी, तो देखिए, घड़ी में अलार्म लगा देती है वो और बड़े सवेरे उड़ जाता हूँ मैं। हाथ में झाड़ू लाकर थमा देती है वो तो पूरे घर आंगन की साफ सफाई कर देता हूँ मैं। फिर बिस्तर से बच्चों को उठा देती है वो तो नहला धुला कर तैयार कर देता हूँ मैं। फिर गैस चूल्हा जला देती है वो तो टिफिन खाना तैयार कर देता हूँ मैं। फिर वो बालकनी से बाय बाय करती है वो तो बच्चों को स्कूल छोड़ाता हूँ मैं। फिर हाथ में झोला ला कर दे देती है वो तो पूरे महीने भर की
पूरे महीने भर का राशन पानी भर देता हूँ मैं। फिर वो घंटों व्हाट्सएप फेसबुक में चैटिंग करती रहती है वो, तो मोबाइल रिचार्ज करा देता हूँ मैं। अंत में तेल ला कर दे देती है वो, तो हाथ पांव दबा देता हूँ मैं। तो इसके बाद भी वह मुस्कुरा के बड़े प्यार से पूछती है, कोई और काम हो तो बताओ मेरे राजा जी। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर कहता हूँ, आज का सफ़र बस यहीं तक, ज़्यादा में तो थक जाएगी मेरी फूल सी रानी जी। तो 4 दिन की इस जिंदगानी में मैं राजा हूँ, तू मेरी एक रानी है, और 2 बच्चों के साथ हमारी छोटी सी एक दुनियादारी है। और सच पूछो तो सुखी दाम्पत्य जीवन की घर घर की यही कहानी है, घर घर की यही कहानी है। अंतिम कविता एक तो पापा के इंतजार में। अभी जो घूम रहे हैं ना इधर उधर अराजकता, पापा के इंतजार में, शराब से संबंधित है ये। पापा के इंतजार में शीर्षक है इसका। एक दिन एक सुबह सुबह मासूम सा बालक शराब भट्टी पहुंचा और वहां आसपास यत्र तत्र बिखरे हुए खाली बोतलें को झांकता, फिर यथावत वहीं के वहीं रख देता, फिर झांकता, फिर यथावत वहीं के वहीं रख देता। तो सारी खाली बोतलें झांक लेने के पश्चात कुछ हासिल होता न देख वह बालक थोड़ा सा परेशान व रुआसा सा होने लगा। तो वहीं दूर बैठा शराब भट्टी मालिक काफ़ी देर से उसे ध्यान से देख रहा था। बात जब उसके भी कुछ समझ नहीं आई, तब बालक को अपने पास धीरे से बुलाया और खाली बोतलें झांकने का कारण पूछा। तो बालक ने धीरे से कहा, सारे लोग कहते हैं कि मेरे पापा को बोतल ने निगल लिया है। मैं देख रहा हूँ वो कौन सी बोतल है जिसने मेरे पापा को निगल लिया है। मेरे पापा के घर न लौटने के कारण मेरी मम्मी के आंखों में एकाकी, उदासी या गम के आंसुओं का समंदर है जिसे मुझे देखा नहीं जा रहा है। मैं आज हर हाल में पापा को अपने साथ घर ले जाकर ही रहूंगा। बालक का दृढ़ संकल्पित जवाब सुनकर शराब भट्टी मालिक के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो चुपके से ताला लगाया और 9 2 11 हो गया और बालक वहीं बैठा रहा पापा के इंतजार में, पापा के इंतजार में। बहुत बहुत धन्यवाद।